हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियाँ पढ़ते हैं। ये बीए सेकेंड ईयर के पेपर प्रमुख राज्य व्यवस्थाओं में का यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। जैसा कि हमें पता है, यूएसए में अध्यक्षात्मक प्रणाली है और अध्यक्षात्मक प्रणाली में जो यूएस के राष्ट्रपति हैं बहुत शक्तिशाली पद पर हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण इन राष्ट्रपति की शक्तियों को अलग अलग टाइप की शक्तियों के रूप में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कार्यपालिका शक्तियाँ। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में जो शक्तियों के वितरण का सिद्धांत है और नियंत्रण और बैलेंस का सिद्धांत है, उससे हमें पता है कि जो कार्यपालिका शक्तियाँ हैं वो राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास हैं, यानी कार्यपालिका के वो चीफ हैं। तो कार्यपालिका के तहत सबसे महत्वपूर्ण काम कानूनों का क्रियान्वयन और प्रशासन का संचालन, दोनों काम अमेरिका के राष्ट्रपति करते हैं। और कानूनों का क्रियान्वयन वह अटॉर्नी जनरल के द्वारा करते हैं और प्रशासन का संचालन के लिए आवश्यक नियुक्तियां और जो भी आदेश होते हैं वो पारित करने की शक्तियां हैं। पारित आदेशों को प्रशासनिक आदेश कहा जाता है और के लिए कार्यपालिका के काम के लिए जो नियुक्तियाँ होती हैं वह नियुक्तियाँ करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। सामान्यतः जो हायर पोस्ट पे नियुक्तियाँ होती है वो राष्ट्रपति स्वयं करते हैं और लोअर रैंक की जो नियुक्तियाँ होती है वो प्रशासनिक विभागों के अध्यक्ष यानी मंत्री करते हैं। और नियुक्त पदों पर जितने भी पदाधिकारी हैं राष्ट्रपति के द्वारा, उनको मुक्त करने की शक्ति भी राष्ट्रपति में निहित है। एक अलग टाइप की नियुक्ति होती है जिसे कहते हैं अंतरिम नियुक्तियाँ। अंतरिम नियुक्तियाँ क्या होती है, उससे पहले हम एक चीज़ को दोबारा रिमाइंड करते हैं कि नियुक्तियों राष्ट्रपति के द्वारा की गई नियुक्तियों को सीनेट में पास करवाना जरूरी होता है। लेकिन अगर सीनेट का अधिवेशन ना हो तब बिना सहमति के राष्ट्रपति एक बार नियुक्त कर देते हैं और अगर दोबारा सीनेट का अधिवेशन स्टार्ट होता है तब वो नियुक्तियां अगर पास हो जाती हैं तो नियुक्तियां स्थायी नियुक्तियों में बदल जाती हैं, अदरवाइज वह पद से हट जाते हैं। अगली जो शक्तियां हैं वो है लेजिस्लेटिव शक्तियाँ यानी विधायिका से संबंधित शक्तियाँ। अध्यक्षात्मक प्रणाली में राष्ट्रपति ना तो विधायिका को भंग कर सकते और ना ही राष्ट्रपति विधायिका का अधिवेशन बुला सकते, लेकिन वो संदेश या सुझाव भेज सकते हैं। ये संदेश और सुझाव विधायिका पर बाध्यकारी नहीं होते, लेकिन इनका बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव कांग्रेस के विधायन के कार्य पे पड़ता है। और ऐसा है कि अमेरिका में लगभग 3/4 कानून राष्ट्रपति के द्वारा भेजे गए संदेश या सुझावों से संबंधित होते हैं। दूसरा है कि जैसा अधिकांश लोकतंत्रों में कानून निर्माण की प्रक्रिया विधायिका के दोनों सदनों से पारित होता है कानून और उसके बाद में राष्ट्रपति उस पर साइन करते हैं, तब वह कानून बनता है। तो अमेरिका में जब राष्ट्रपति के पास विधेयक जाता है तो राष्ट्रपति के पास उस विधेयक पर साइन करने से संबंधित 2 तरह का वीटो की शक्ति होती है। वीटो यानी उसको रोकने की शक्ति, निषिद्ध शक्तियाँ। तो 2 तरह की वीटो में फर्स्ट है निलंबनकारी वीटो। इसका अर्थ ये है कि जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति या तो उस पर अपनी सहमति दे सकते हैं और या अपनी सहमति उस पर रोक सकते हैं। लेकिन अगर राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति रोकते हैं तो कांग्रेस उस विधेयक को पुनः 2/3 बहुमत से अगर पारित कर वापस राष्ट्रपति को भेज दे तो राष्ट्रपति को उस पर सहमति देना बाध्यकारी है। यानी इस प्रक्रिया में हमने क्या देखा कि जब राष्ट्रपति ने उस पर अपनी सहमति रोकी तो वह उसको स्थायी रूप से रोक नहीं सकते। राष्ट्रपति ने सिर्फ उसको डिले करवाने में सफलता पाई कि एक बार पुनः अगर कांग्रेस में 2/3 विधेयक से पारित होकर कोई बिल आएगा तो इस प्रक्रिया में वह थोड़ा निलंबित हो जाएगा। तो इसका जो परिणाम होता है वह महज निलंबन का रहता है कि ये कानून को रोकने में राष्ट्रपति सफल रहे थोड़ी दिन के लिए। तो इसलिए इस वीटो को निलंबनकारी वीटो कहा जाता है। दूसरे टाइप का वीटो है पॉकेट वीटो। इसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है, लेकिन संविधान में 2 प्रावधान है, उन प्रावधानों से यह निकलता है। एक प्रावधान है कि राष्ट्रपति के पास जब विधेयक साइन होने के लिए आता है तो राष्ट्रपति को विदिन 10 डेज यह निर्णय लेना होता है कि वह उस पर सहमति देते हैं या सहमति नहीं देते हैं। तो अगर 10 दिन के अंदर ही
कांग्रेस का अधिवेशन खत्म हो जाता है या कांग्रेस का कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो यह वीटो राष्ट्रपति के पास ही रह जाता है, इसलिए इसे पॉकेट वीटो कहा जाता है। अगला है, राष्ट्रपति के पास कार्यपालन के कार्य करने के लिए प्रशासनिक आदेश जारी करने की शक्ति होती है, लेकिन चूंकि विश्व के सभी लोकतंत्रों में एक सामान्य सा ट्रेंड है कि विधायिका अपना कार्य करने में थोड़ा कम सफल रही है और वो अपना विधायन का जटिल कार्य उन्होंने कार्यपालिकाओं के भरोसे छोड़ दिया है, उसे कहते हैं प्रदत्त व्यवस्थापन। प्रदत्त व्यवस्थापन के तहत क्या होता है कि कानून का मोटा मोटा यानी मुख्य कानून ढांचा है वह तो व्यवस्थापिका तैयार कर देती है, लेकिन बारीकियां वाला जो कार्य है वह कार्यपालिका के भरोसे छोड़ दिया जाता है, उसे कहते हैं प्रदत्त व्यवस्थापन यानी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। राष्ट्रपति कांग्रेस का सामान्यतः अधिवेशन नहीं बुला सकते, लेकिन विशेष अधिवेशन बुलाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, बशर्ते वो उनको प्रयोजन बताना पड़ता है कि किस प्रयोजन के लिए अधिवेशन बुलाया गया। अगली शक्ति है न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति जैसे भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है, वैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति को किसी कोर्ट के द्वारा दोष सिद्ध व्यक्ति को क्षमा करने की शक्ति है, बशर्ते वह महाभियोग का परिणाम ना हो। अगली शक्तियां हैं वित्तीय शक्तियां यानी फाइनेंशियल पावर। संविधान में यह शक्तियां कांग्रेस में निहित की गई है, लेकिन व्यवहार में बजट राष्ट्रपति तैयार करते हैं, कांग्रेस उसे सिर्फ पारित करती है। अगला है विदेश नीति संचालन। अमेरिका विश्व शक्ति के रूप में उभरा है, तब से ही एक देश के नाते फॉरेन अफेयर्स यानी विदेश नीति का संचालन बहुत महत्वपूर्ण हो गया है और इसके लिए इसकी शक्ति है वो अमेरिका के राष्ट्रपति में निहित है। अमेरिका के राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, वह दूसरे देशों में अमेरिका द्वारा भेजे जाने वाले राजदूतों की नियुक्ति करते हैं, उनको बर्खास्त करते हैं, दूसरे देशों के साथ संधि समझौते अमेरिका के राष्ट्रपति करते हैं। हालांकि संविधान में यह प्रावधान है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा किए गए संधि और समझौतों को सीनेट से पास करवाना पड़ता है और अगर सीनेट पास नहीं करती है तो वह संधि व्यवहार में लागू नहीं होती। इसका एग्जाम्पल है वर्साई की संधि। प्रथम विश्व युद्ध के बाद में राष्ट्रपति विल्सन ने वर्साई की संधि साइन की थी, लेकिन सीनेट ने उसे पास नहीं किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति के पास किसी देश के साथ गुप्त समझौते करने की भी शक्ति है। अब हम दो शब्दावलियों को में अंतर समझते हैं कि संधि और कार्यपालिका समझौते में क्या अंतर है। अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी देश के साथ जो संधि की जाती है उस संधि को सीनेट की स्वीकृति जरूरी होती है, लेकिन कार्यपालिका समझौते ये जो एग्जीक्यूटिव एग्रीमेंट्स होते हैं उन्हें सीनेट की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है 1844 में टेक्सास को अमेरिकी संघ में शामिल करने वाली संधि को जब सीनेट ने स्वीकार कर दिया तो अगले ही वर्ष इसे कार्यपालिका समझौता कर संघ में शामिल कर लिया गया। अमेरिका का राष्ट्रपति अपने दल का भी सर्वोच्च नेता होता है, वह दल की जो राष्ट्रीय समिति होती है उसके चेयरमैन की नियुक्ति करता है और चेयरमैन के परामर्श से अन्य महत्वपूर्ण पदों को भरता है। तो दल के सब महत्वपूर्ण नेता होने के नाते अमेरिका के राष्ट्रपति के पास कांग्रेस में यानी विधायिका को प्रभावित करने की महत्वपूर्ण शक्ति आ जाती है, क्योंकि कांग्रेस में अक्सर उसी दल का बहुमत हासिल होता है। समय के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति के पास शक्तियां बढ़ी हैं। अमेरिका के मूल संविधानवेताओं ने जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा शक्तिशाली ये पद बन गया है। तो उसके पीछे कई कारक हैं, जैसे राज्य का बढ़ता कल्याणकारी स्वरूप, यानी जो वेलफेयर स्टेट का उदय हुआ है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, मुख्य रूप से वेलफेयर स्टेट के इमरजेंस से ही कार्यपालिका विधायिका की तुलना में महत्वपूर्ण ऑर्गन बन गया है। तो कार्यपालिका का स्ट्रॉन्ग होना और कार्यपालिका के चीफ को स्ट्रॉन्ग डेफिनेटली बनाएगा। तो कार्यपालिका के चीफ अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, तो इस वजह से अमेरिका के राष्ट्रपति के पास शक्तियां ज़्यादा आ गई हैं। संविधानवेता अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष चाहते थे और अप्रत्यक्ष का ही प्रावधान किया गया था, लेकिन व्यवहार में यह चुनाव प्रत्यक्ष सा हो गया है।
राष्ट्र के प्रतिनिधि, अमेरिका के राष्ट्रपति संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और वो न्यूज़, समाचार पत्र या टीवी इंटरव्यू से जनमत को प्रभावित करने की ज़्यादा क्षमता रखते हैं। यह भी एक कारण है कि जो व्यवस्थापिका है उसमें सामान्यतः सीनेटर्स और प्रतिनिधि सभा के सदस्य हैं वो क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी वो राष्ट्रपति की तुलना में उतने राष्ट्रीय लेवल के, राष्ट्रीय स्तर के नेता नहीं होते। राष्ट्रपति पद पर प्रतिभाशाली व्यक्ति की नियुक्ति होती है तो उसकी पर्सनैलिटी का भी महत्वपूर्ण रोल रहा है राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्धि के पीछे। और विश्व की महाशक्ति होने के नाते अमेरिकी नागरिक विश्व स्तर पर यूएसए की आवाज़ को सुनना चाहते हैं। तो ये भी एक वजह है कि वैश्वीकरण के चलते इंटरनेशनल रिलेशंस का महत्वपूर्ण योगदान हो गया है देश के अंदरूनी मामलों में। और आईआर को देखना, इंटरनेशनल अफेयर्स को देखना, फॉरेन पॉलिसी को देखना अमेरिका के राष्ट्रपति का जॉब है। इस वजह से भी अमेरिका के राष्ट्रपति के पास शक्तियाँ बढ़ी हैं। कुछ अन्य कारक देखते हैं अमेरिका की राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्धि के। फर्स्ट है संकटकालीन व्यवस्था, यानी जब जब संकट आया, भले ही वह सिविल वार हो या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर या 1930s की आर्थिक मंदी हो, कोरिया संकट हो, क्यूबा संकट हो, खाड़ी युद्ध हो, इराक युद्ध हो, प्रत्येक संकट के दौर में राष्ट्रपति के पास शक्तियाँ बढ़ी हैं और कांग्रेस ने उन शक्तियों के अनुप्रयोग का ऑब्जेक्शन नहीं किया। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल, जैसे आज कोरोना वायरस के क्राइसिस से विश्व जूझ रहा है तो सभी देशों के नागरिक अपने केंद्र सरकार के प्रति आशा की नज़र से देखते हैं कि केंद्र सरकार इस समस्या से उबारेगा। तो जब जब आपातकालीन या संकटकालीन स्थितियां पैदा हुई, उन्होंने शक्तियों के केंद्रीकरण को बढ़ाया। नेक्स्ट है दलीय प्रथा का उदय। अमेरिका के संविधान में दलीय व्यवस्था का उल्लेख नहीं है, लेकिन दल लोकतंत्र की अनिवार्य परिणति के रूप में दलों का उदय होता है। तो अमेरिका में भी राजनीतिक दल उदय हुए और राष्ट्रपति उस राजनीतिक दल के महत्वपूर्ण पद पे होते हैं क्योंकि वो राष्ट्रीय समिति के चीफ की नियुक्ति करते हैं। तो दलों के मार्फत राष्ट्रपति को विधायिका को प्रभावित करने की शक्ति आ जाती है। तो दलीय प्रथा के उदय ने दलीय अनुशासन को बढ़ावा दिया और दलीय अनुशासन के बढ़ावे से जैसे निर्वाचक मंडल के जो प्रतिनिधि हैं वो स्वतंत्र नहीं रहे और राष्ट्रपति को विधायिका के कार्य को प्रभावित करने की शक्ति आ गई। कुछ परिपाटियाँ समय के साथ विकसित हुई, जैसे सीनेटोरियल शिष्टाचार। सीनेटोरियल शिष्टाचार यानी राष्ट्रपति के द्वारा की गई नियुक्तियों को सीनेट के द्वारा पास करवाना जरूरी होता है, लेकिन यह एक परिपाटी बन गई कि सीनेट सामान्यतः केंद्र सरकार में राष्ट्रपति के द्वारा जो नियुक्तियां की जाती है उनको वो कोई आपत्ति नहीं करते। वो इस समझौते के तहत, अनरिटन समझौते के तहत आपत्ति नहीं करते कि राज्यों के लेवल पे जो नियुक्तियां की जाएंगी उन नियुक्तियों में राष्ट्रपति जैसा सीनेटर्स चाहते हैं वैसा करेंगे। राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष जैसा हो गया है, वो जनता से सीधी अपील करते हैं और दलीय व्यवस्था के उदय से निर्वाचक मंडल के प्रतिनिधि रियल सेंस में, वास्तविक अर्थ में स्वतंत्र नहीं रहे हैं। तो प्रत्यक्ष चुनाव ने भी राष्ट्रपति को राष्ट्र के सर्वोच्च प्रतिनिधि के रूप में स्थापित किया है। यह भी एक वजह है राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्धि के कारण। न्यायिक निर्णय, कोर्ट्स में विभिन्न मौकों पर कोर्ट ने ऐसे निर्णय दिए जो राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्धि में कारक बने। फॉर एग्जाम्पल, निहित शक्ति का सिद्धांत 1790 में राष्ट्रपति हैमिल्टन ने बैंक स्थापित करने की प्रयास किया। तो विरोधियों ने इसका यह कहकर विरोध किया कि केंद्र के पास यानी कांग्रेस के पास यह शक्ति नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति हैमिल्टन ने मुद्रा संचालन की शक्ति में बैंक स्थापना को निहित माना और कहा कि यह निहित शक्ति है। तो इस निहित शक्ति के सिद्धांत को कोर्ट में चैलेंज किया गया और कोर्ट में राष्ट्रपति न्यायाधीश ने मैकोलस बनाम मैरीलैंड के मामले में निहित शक्ति के सिद्धांत को वैध ठहराया। तो निहित शक्ति का सिद्धांत अमेरिका के संविधान में केंद्र को सौंपी गई 4-5 शक्तियां में निहित शक्ति का
दरवाज़ा ओपन करता है, जिससे बहुत सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास यानी केंद्र के पास आ जाती हैं। दूसरा है मेयर्स का मामला। मेयर्स के मामले में कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि राष्ट्रपति जिनको नियुक्त करते हैं उनको वो पदमुक्त भी कर सकते हैं और यह पदमुक्ति के लिए सीनेट की सहमति आवश्यक नहीं है। कांग्रेस के कुछ अधिनियम जो कि प्रदत्त व्यवस्थापन की अनुमति देते हैं, इन्होंने भी राष्ट्रपति की शक्ति में वृद्धि की है। तो ये था राष्ट्रपति की शक्तियाँ और एक ट्रेंड के रूप में राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्धि के क्या कारण हैं। थैंक यू सो मच।